है क्या? मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे देखते हैं। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड क्या होती है? व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? घाटे वाली डिमांड क्या होती है? व्हाट आर द मेजर टेकन? इनको मापने के लिए क्या क्या मेजर मतलब मापदंड अपनाए जाते हैं? Who should take the corrective measure? कौन इनके लिए करेक्टिव ठीक जो मेजर है वो उठा सकता है? कौन ठीक मेजर जो ले सकता है? Who is? How is it implemented? ये कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? What are the effects? और डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या पड़ता है? Measure to correct excess and deficient demand. There are 4 important ways to correct excess and deficient demand. 4 इसके ways हैं, 4 तरह के तरीके हैं किस चीज के लिए? करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को देखने के लिए। सबसे पहले आपकी फिजिकल पॉलिसी, फिर आई मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी and other measures. Measure to correct excess and deficient demand, इनको हम 4 तरीकों से माप सकते हैं। नंबर 1 है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड अदर मेजर्स। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आएगा? टैक्सेशन, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? टैक्सेशन। दूसरी तरफ आएगा पब्लिक बोरोइंग, फिर आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर और लास्ट में आएगा बजट। बजट क्या है? नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सोशल एंड डायरेक्ट एक्शन। फिर है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या आएगा? इंपोर्ट सरप्लस पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट सरप्लस पॉलिसी। अदर मेजर्स में आएगा हमारा बेस पॉलिसीज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। ये सब हमारे आएंगे हमारे अदर मेजर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल पॉलिसी क्या है। व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? तो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटिंग टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पॉलिसी किससे रिलेट करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर से, टैक्सेशन से एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स को मैनेज करने की जो पॉलिसी बनाई जाती है या जो पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटिंग टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। सेकेंड हमारी द पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। जो पॉलिसी एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। इसको हम और भी बोल सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? Deflationary gap is known as counter-cycle physical policy. Next है physical policy adopted to control inflation is called anti-inflationary physical policy. जो physical policy inflationary gap को कंट्रोल करने के लिए अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं anti-inflationary physical policy. Physical policy adopted during deficient demand. जो डेफिशिएंट डिमांड के ड्यूरिंग में फिजिकल पॉलिसी अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एंटी डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। जो पॉलिसी डेफिशिएंट डिमांड को अडॉप्ट करने के दौरान अपनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एंटी डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। और क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रिशनरी मेजर एंड नॉन डिस्क्रिशनरी मेजर्स। इसको हम फर्दर 2 इसमें क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रिशनरी एंड डिस्क्रिशनरी मेजर्स। डिस्क्रिशनरी मेजर्स क्या होते हैं? द मेजर विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट यूजिंग डिस्क्रिशन एंड विल। जो गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिशन और विल के अकॉर्डिंगली मापे जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी मेजर्स।
द पॉलिसी रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन रोड कंस्ट्रक्शन, जो पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर के दौरान अपनाई जाती है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शंस, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, मेंटेनेंस एंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को अपनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री का जो डिफेंस है, जो हमारी डिफेंस के ऊपर जो खर्चा होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के इनकम जो होते हैं, रेवेन्यू जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। नो डिस्क्रिशनरी मेजर्स, इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू दोज इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स ऑफ इनकम व्हिच कम इनटू ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। किस चीज को रेफर करते हैं, इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स ऑफ इनकम व्हिच कम इनटू ऑपरेशनल ऑटोमेटिकली। और प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, टैक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशंस, ये होते हैं हमारे नॉन डिस्क्रिशनरी मेजर्स। उसके बाद दे आर नॉन डिस्क्रिशनरी बिकॉज ये नॉन डिस्क्रिशनरी है, क्यों, क्योंकि दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज या तो ऊपर की ओर जाती हैं या नीचे की ओर आती हैं, तो ये जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन में एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स को इंक्रीज करते हुए द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, जो पीपल्स की परचेजिंग पावर है आर रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि टैक्स जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। दिस विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, ये किस चीज को इफेक्ट करेगा, एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करेगा, जो वो भी कम हो जाएगी, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। डेफिशिएंट डिमांड, टैक्सेशन में डेफिशिएंट डिमांड कैसे मेजर होती है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। अगर हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को इंक्रीज करें, मतलब उसको बढ़ावा दें, टैक्सेस स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स में क्या आएगा, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स रेट्स एंड आर रिड्यूस्ड। ये जो टैक्स होते हैं कौन कौन से, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये क्या होते हैं, रिड्यूस, मतलब कि कम होते हैं। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट इज द बोरोइंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक के द्वारा जब ये बोरोइंग उधार लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या है, गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो गवर्नमेंट है वो कहां से बोरो करती है, फ्रॉम पब्लिक। दिस विल रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, ये भी पब्लिक के जो परचेज पावर है उसको कम करती है, एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड विल रिड्यूस, एग्रीगेट डिमांड जो हमारी फिर से कम होगी। डेफिशिएंट डिमांड, पब्लिक बोरोइंग में डेफिशिएंट डिमांड कैसे वर्क करती है, इन ऑर्डर टू लीव मोर मनी विद द पब्लिक, जब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा छोड़ दिया जाता है, एंड टू इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, और इफेक्टिव डिमांड जो वो इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट विल रिड्यूस साइज ऑफ पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पब्लिक बोरोइंग का वो साइज है उसको कम करेगी, एंड इट विल आल्सो रिपे द पब्लिक डेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये पब्लिक डेट को भी इस पीरियड में वापस करेगी। नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट डिमांड जो है वो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, एग्रीगेट डिमांड। इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में एक्सेस डिमांड कैसे वर्क करेगी, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी, कम करेगी, किसमें, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान देयर विल बी रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में फिर से रिडक्शन आएगी, एंड हेंस इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। डेफिशिएंट डिमांड पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम की ड्यूरिंग में पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होते हैं रोड्स में, डिफेंस, हेल्थ केयर एक्सेट्रा विल बी इंक्रीज्ड, ये क्या होंगे, बढ़ेंगे। इट विल आल्सो इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट्स, ये जो है वो किसमें इंक्रीज करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स में, लाइक ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो उसमें इंक्रीज करेंगे,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता जो उसमें बढ़ेंगे एक्सेट्रा, टू इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए। सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, इसमें एक्सेस डिमांड को कैसे देखा जाता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट सरप्लस बजट। गवर्नमेंट क्या करती है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के दौरान टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सरप्लस बजट को रिप्रेजेंट करेगी। सरप्लस बजट इज दैट बजट, सरप्लस बजट क्या होता है? इन विच गवर्नमेंट रेवेन्यू इज, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे से ज्यादा होते हैं। जब गवर्नमेंट की आय गवर्नमेंट के खर्चे से ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस एंड डेफिसिट बजट में डेफिसिट डिमांड कैसे काम करेगी? ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड के दौरान गवर्नमेंट विल प्रेजेंट इन लार्ज बजट, गवर्नमेंट बड़ा वाला बजट प्रेजेंट करेगी विद ह्यूज डेफिसिट, बहुत सारे घाटे के साथ। डेफिसिट बजट इज द बजट, डेफिसिट बजट क्या होता है? इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खर्चे जब उसके आय से ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? डेफिसिट बजट। दिस विल पुश अप डिमांड, ये क्या करेगा? इट विल पुश अप द डिमांड को पुश अप करेगा। नेक्स्ट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। पहले थी हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के आय और खर्चे से रिलेटेड पॉलिसी होती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एनी एक्शन अंडरटेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक होता है हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी, उसके द्वारा जो एक्शन लिया जाता है टू चेंज क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ मनी की कॉस्ट को बदलने के लिए या उसमें चेंज लाने के लिए जब कोई पॉलिसी तैयार की जाती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। टू करेक्ट एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए द सेंट्रल बैंक फॉलो एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कौन सी पॉलिसी को फॉलो करेगा? एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी, which is the policy that makes money dear or costly, जो कि मनी को, वो ऐसी पॉलिसी होती है जो कि मनी को कॉस्टली करती है। मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड इज नोन एज, जो मॉनेटरी पॉलिसी किस पीरियड के दौरान अपनाई जाती है? डेफिसिट डिमांड के दौरान अपनाई जाती है, इज नोन एज एंटी डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसको हम बोलते हैं एंटी डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और चीप मनी पॉलिसी, और उसको हम क्या बोलते हैं? चीप मनी पॉलिसी, विच मेक्स मनी चीपर, जो मनी को चीपर बनाता है। बाय द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, किस चीज से? बाय द रिडक्शन ऑफ टैक्स में कमी करके, रेट एंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? मेंबर कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ maintain a minimum percentage of their demand deposit liabilities in the form of cash with the central bank. बैंकर्स बैंक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? आर रिक्वायर्ड, उनको जरूरी होता है अंडर द लॉ ऑफ मेंटेन, एक लॉ के अंतर्गत जो कि है मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज होती है उनको डिमांड डिपॉजिट की एज अ लायबिलिटी के रूप में वो कहाँ पे रखनी पड़ती है? सेंट्रल बैंक के अंदर, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक्स कैन lend only the remaining portion of this deposit, जो डिपॉजिट उसने सेंट्रल बैंक के अंदर रखवा दिया है डिपॉजिट के रूप में, उसके अलावा जो है कमर्शियल बैंक कैन lend ओनली, उसके अलावा ही कमर्शियल बैंक जो है वो अपना डिपॉजिट रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैश रिजर्व रेशियो में एक्सेस डिमांड, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस दिस रेशियो, अगर सेंट्रल बैंक इस रेशियो को इंक्रीज करता है विच इन टर्न रिड्यूस द लेंडिंग कैपेसिटी, जो है लेंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है ऑफ द बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। डेफिसिट डिमांड,
कैश रिजर्व रेशो में डेफिसिट डिमांड क्या होती है? इन ऑर्डर टू एक्सपेंड क्रेडिट द कैश रिजर्व रेशो, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशो रखी जाती है, विल बी रिड्यूस्ड, इसको कम किया जाएगा। दिस विल पंप मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, ये क्या करेगी? इकोनॉमी में ज्यादा मनी को पंप करेगी, पुशअप करेगी, विच पुशेस अप द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस पुशअप से क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है जो हमारी वो पुशअप होंगी। नेक्स्ट हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट और बैंक रेट इज द रेट, बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है, एक ऐसी दर होती है एट विच द सेंट्रल बैंक रेंट्स टू द कमर्शियल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक फिक्स करता है इसके ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। इसके अकॉर्डिंगली एक्सेस डिमांड, सेंट्रल बैंक रेजेस बैंक रेट, जब सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ाता है दिस विल मेक क्रेडिट कॉस्टलियर, इसमें क्या होता है? क्रेडिट जो होता है वो कॉस्टलियर हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है उसकी। इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज एंड डिमांड फॉर क्रेडिट विल फॉल, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज होगा एंड डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए जो डिमांड है वो कम होगी, विच रिड्यूस द परचेजिंग पावर, उस वो क्या करेगी? परचेजिंग पावर को कम कर देगी एंड इफेक्टिव डिमांड, और इफेक्टिव डिमांड को भी वो कम करेगी। क्या चीज? जब रेट, बैंक रेट जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली डेफिसिट डिमांड, डिस्काउंटिंग रेट और बैंक रेट विल बी लोअर इन ऑर्डर टू एक्सपेंड क्रेडिट कैपेसिटी और कमर्शियल बैंक्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब खरीदते और बेचते हैं इन ओपन मार्केट में, खुली मार्केट में, बाय सेंट्रल बैंक के द्वारा, इज नोन एज ओपन बैंक ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब ओपन मार्केट के अंदर बाइंग, खरीदा और बेचा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अंदर एक्सेस डिमांड क्या होती है? सेंट्रल बैंक विल सेल दीज सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेंट्रल बैंक जो है वो इन सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर सेल करेगा, सेल आउट करेगा। और डेफिसिट डिमांड, द सेंट्रल बैंक विल परचेज, डेफिसिट डिमांड में क्या होगा? परचेज करेगा बैक द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट में, इससे द्वारा जब बैंक, सेंट्रल बैंक इसको सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट डिमांड इन द टर्म ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्जिन रिक्वायरमेंट, margin requirement refer to the percentage of down payment on borrowing of to finance purchase of stock by firms। down payments होती हैं ये किस चीज की? borrowing to finance purchase, फाइनेंस जब परचेज करते हैं by stock by the firms तो उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर एक्सेस डिमांड क्या होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड हाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो वो हाई कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। दिस विल डिस्करेज स्पेकुलेशन ऑन बोरोइंग क्रेडिट, क्रेडिट को क्या करता है? ये डिस्करेज करता है। इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी में जो है ये रिड्यूस कर देगा क्या? किसको? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को। उसके बाद आएगा डेफिसिट डिमांड इन द टर्म ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड लो ड्यूरिंग डिप्रेशन, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है किसके लो हो जाता है? फिक्स्ड लो ड्यूरिंग डिप्रेशन के दौरान जो है ये लो हो जाता है। दिस हेल्प्स टू पंप मोर क्रेडिट टू द इकोनॉमी, तो ये क्या चीज इसको पुशअप करती है? ये क्या चीज पुशअप करती है? इकोनॉमी को ज्यादा क्रेडिट लेने के लिए। मोरल सोशल, मोरल सोशल मतलब कि द सेंट्रल बैंक में इशू एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड अपील्स टू मेंबर्स बैंक टू कोऑपरेट विद द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसके अंदर एक्सेस डिमांड, मेंबर बैंक्स आर रिक्वेस्टेड टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, जो मेंबर्स होते हैं बैंक के वो क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। और डेफिसिट डिमांड में क्या करेंगे? द सेंट्रल बैंक में इशू, सेंट्रल बैंक इशू कर सकता है एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड अपील्स टू मेंबर बैंक्स टू एक्सपेंड क्रेडिट। डायरेक्ट एक्शन, एट द लास्ट रिजॉर्ट of the central
सेंट्रल बैंक में टेक डायरेक्ट एक्शन ले सकता है अगेंस्ट मेंबर्स बैंक के अगेंस्ट वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है दैट आर नॉट फुलफिलिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी, जो बैंक इसकी क्रेडिट पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसके खिलाफ जो है सेंट्रल बैंक जो है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। डायरेक्ट एक्शन के अंदर एक्सेस डिमांड क्या होगी? डायरेक्ट एक्शन में बी इन फॉर्म ऑफ रिफ्यूजिंग, discounting facilities charged in panel, rate of interest on loan issues, etc. और deficient demand में the member of banks that are not fulfilling the credit expansion policy will be forced to expand credit. नेक्स्ट हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या आएगा? द पॉलिसी कनेक्टेड विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब कोई पॉलिसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो जाती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें ये एक्सेस डिमांड इंपोर्ट सरप्लस पॉलिसी में भी अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है व्हेन इंपोर्ट इंक्रीजेस, जब इंपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं द एक्सेस डोमेस्टिक परचेजिंग पावर में फ्लो आउट टू द कंट्रीज के अंदर जो है वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी विच रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर? एक्सपोर्ट सरप्लस ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट जो है वो ट्रेड पॉलिसी को सरप्लस करेंगे विल बी फॉलोड, एक्सपोर्ट ऑफ मोर कमोडिटीज विल बूस्ट अप। जो एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी कमोडिटीज का बूस्ट अप मतलब बढ़ाया जा सकता है the demand for goods in country. Other measures में आएगा these measures are anti-inflationary measures, base policy. During inflation के दौरान wage increase without improvement in productivity may be avoided. Inflation के दौरान क्या होता है जो wage है increase without improving in productivity may be avoided, उनको avoid किया जा सकता है। During inflation ट्रेड यूनियंस विल डिमांड फॉर वेज इंक्रीज, ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं? वेज को बढ़ाने की डिमांड करती हैं। इफ वेज आर इंक्रीज, अगर वेज को मजदूरी को बढ़ा दिया जाता है विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन के बढ़े बिना अगर मजदूरी को वेज को बढ़ाया दिया जाएगा इट विल कॉज फर्दर इंक्रीज इन प्राइसेस। ये फिर किसका कारण बनेगा? राइज इन प्राइसेस में इसका कारण बनेगा। और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियल रिसोर्सेज। During inflation, measure may be adopted to utilize the existing sources to its full capacity. This measure is more useful to less developed countries where there are large amount of underutilization resources. Thank you.